एक ऐसी लेडी जिसके पास है भूत प्रेतों को भगाने की विद्या। अब एक दिन उसके पास एक ऐसा केस आता है जिस घर के अंदर बहुत सारी आत्माएं मौजूद होती है। अब क्या ये लेडी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस परिवार को बचाकर उन भूतों को वहां से भगाने में कामयाब हो पाएगी या फिर खुद ही उन भूतों के जाल में फंस जाएगी? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। दोस्तों, साउथ इंडियन हॉरर मूवीज की कहानी बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की होती है जिसे देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है और ये भी एक ऐसी ही डरावनी कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी से जिसका नाम होता है अनम्मा। ये लेडी भूत प्रेत काला जादू इन सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखती है और इसके पास भूतों को भगाने की विद्या भी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेडी कहीं पर जा रही होती है और तभी उनकी कार पर एक कुत्ता आकर बार बार भौंकने लगता है। उसके बाद वो कुत्ता अपना सर उस कार पर पटक पटक कर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद अनम्मा बाहर आती है और देखती है तो वो कुत्ता वहाँ पर मरा हुआ होता है। अब वो अपने ड्राइवर से कहती है कि ये कुत्ता कोई आम जानवर नहीं लग रहा है, इसे जल्दी से जल्दी कहीं पर दफना दो वरना यहाँ पर बहुत सारी गलत चीजें होना शुरू हो जाएगी। तभी वहाँ पर अचानक कहीं से लोकनाथ नाम का एक बंदा आता है और वो अपने आप को अनम्मा से इंट्रोड्यूस करता है। लोकनाथ अनम्मा से कहता है कि मैम, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और मुझे आपके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी बनानी है। आपके पास जो विद्या है उसे जानकर मैं भी उसे सीखना चाहता हूँ। अब इसके लिए अनम्मा मान जाती है और वो उसे कहती है कि चलो मेरे साथ एक जगह पर चलो, और वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि ये घर एक एनआरआई का होता है और कुछ समय पहले से ही उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी थी। अब वहाँ पर अनम्मा उस लड़की से अपना नाम पूछती है तो वो लड़की अनम्मा से तेलुगु भाषा में बात करने लगती है, जबकि वो लड़की हमेशा से अमेरिका में रहती थी तो जाहिर सी बात है कि उसे तेलुगु भाषा नहीं आ सकती थी। तभी अचानक उस घर में सभी चीजें हिलने लगती है और अनम्मा लोकनाथ को बाहर जाने के लिए कहती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनम्मा वो केस सॉल्व करके लोकनाथ के साथ घर पर जा रही होती है। अब कार में लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि आपने वहाँ पर ऐसा क्या कर दिया कि वो आत्मा वहाँ से भाग गई? अब इस सवाल का जवाब देते हुए अनम्मा कहती है कि उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार अच्छी तरीके से नहीं किया था जिसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए मैंने बस वहाँ पर मंत्र पढ़े जिससे कि वो आत्मा शांत हो गई। फिर उस घर के आदमी ने अपने पिता से माफी मांगी और वो आत्मा वहाँ से चली गई। इसी के साथ अब वो दोनों अनम्मा के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? जिस पर अनम्मा कहती है मेरे पिताजी को इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था, उन्होंने इसके जरिए बहुत सारे लोगों की मदद की और ऐसी आत्मा उनसे छुटकारा दिलाया। लेकिन एक दिन अचानक मेरी छोटी बहन की मौत हो गई और जिसके सदमे में मेरी माँ भी चल बसी। फिर उसके कुछ महीनों बाद मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें पता चल चुका था कि अब उनका जाने का समय आ चुका है। लेकिन जाते वक्त उन्होंने मुझे सारी विद्याओं के बारे में बताया जिसकी वजह से ही आज मैं इतने सारे लोगों की मदद कर पाती हूँ। अब उसके थोड़ी देर बाद अनम्मा वहाँ पर कुछ पौधों से बातें कर रही थी। लोकनाथ ये देखता है और अनम्मा से पूछता है कि क्या ये पौधे आपसे बात करते हैं? जिस पर अनम्मा जवाब देती है अगर तुम कोशिश करोगे तो दुनिया की हर चीज तुमसे बात करेगी। इन पौधों से तो मैं हर रोज बात करती हूँ। खैर, अब उसके बाद लोकनाथ अनम्मा का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है जिस दौरान वो अनम्मा से पूछता है कि आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा था जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आई, मतलब कि जिस केस को आप कभी नहीं भूल सकते, उस केस के बारे में कुछ बताइए। अब यहाँ पर अनम्मा कुछ सोचती है और उसके बाद लोकनाथ को एक बहुत ही भयानक केस के बारे में बताना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम 1919 का समय देखते हैं जहाँ पर एंथनी नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ होता है। एंथनी की वाइफ का नाम है मैरी और उसकी 2 बेटियां हैं जिसमें से बड़ी बेटी का नाम है सोफी और छोटी बेटी का नाम है तारा। और दरअसल दोस्तों, तारा बोल और सुन नहीं सकती जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ इशारों में ही बातें करती है। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि एंथनी की पत्नी मैरी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर एंथनी की माँ को लगता है कि इस बार मैरी को लड़का ही होगा जिसके रूप में एंथनी के पिताजी इस घर में आएंगे, यानी कि उनका कहना था कि एंथनी के पिता का पुनर्जन्म होगा और वो एंथनी के छोटे बेटे के रूप में इस घर में आएंगे।
खैर, अब ये पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर एंथनी को एक बंद कमरा मिलता है। उसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि ये तो एक स्टोर रूम है। खैर, अब उसके अगले दिन सोफी अपने स्कूल के लिए चली जाती है, लेकिन यहाँ पर तारा के लिए कोई भी स्कूल नहीं था, इसलिए मैरी उसे खुद घर पर ही पढ़ाती रहती है। अब उसी शाम को अचानक से घर में भगवान की तस्वीरें गिर जाती है और इसी के साथ वहाँ पर एंथनी के पिता की तस्वीर भी टूट चुकी थी। एंथनी को ऐसा लगता है कि ये कीले बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। अब ये कीले ढीली हो गई थी, इसलिए शायद तस्वीरें गिर गई होगी। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि एंथनी के पिताजी का ये संकेत है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। खैर, अब आगे जब तारा उस स्टोर रूम में बैठी हुई होती है तो अचानक से उसके सामने हम एक आत्मा को देख पाते हैं, जो कि उसी वक्त वहां से गायब भी हो जाती है। अब उसके बाद तारा बहुत ही अजीब तरीके से वहां पर रखे हुए चेयर पर बैठ जाती है और उस चेयर के साथ झूलने लगती है। तभी वहां पर मैरी आती है और उस पर चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर तारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे बैठ गई, मुझे तो इसके बारे में याद भी नहीं है। खैर, अब उसके बाद हम एंथनी को देखते हैं जो काम पर होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ इस काम को करने के लिए 2 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद उसे अब नया काम ढूंढना होगा। अब एंथनी रात को अपना काम खत्म करके पैदल ही घर पर जा रहा होता है, क्योंकि उसका स्कूटर खराब हो गया था। अब यहाँ रास्ते में एंथनी को एक आदमी मिलता है जो कि उसी जगह पर जा रहा था। फिर एंथनी भी उसके साथ साथ घर की ओर जाने लगता है, लेकिन जब वो घर पर पहुंचता है तब अचानक से वो आदमी कहीं पर गायब हो जाता है। ये देखकर एंथनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि वो आदमी अचानक से कहाँ पर चला गया। अब घर के अंदर जाकर एंथनी यही बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है। उसकी माँ उसे कहती है कि हो सकता है तुमने अंधेरे में उस आदमी को अपने घर पर जाते हुए नहीं देखा होगा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, छोड़ो इस बात को। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से ही चीजें और भी ज्यादा डरावनी होने लगती है, जब अगले दिन एंथनी एक कारपेंटर को अपने घर पर बुलाता है और वो कारपेंटर अपनी छोटी बहन को अपने साथ वहाँ पर लेकर आता है। जिसके बाद तारा और सोफी उसकी छोटी बहन के साथ वहाँ पर खेलने लगते हैं। अब उसी रात को जब एंथनी अपने घर पर वापस आता है तो उसे अपने घर के छत पर कई सारी लड़कियों की आत्माएं दिखाई देती है और तभी अचानक एंथनी को कोई कुएं में धक्का दे देता है। अब उसके अगले दिन जब मैरी एंथनी को ढूंढते हुए उस कुएं के पास आती है तब कहीं जाकर वो लोग एंथनी को बचा पाते हैं। अब इन सारी घटनाओं से एंथनी बहुत ज्यादा डर गया था। अब उसके बाद जब रात को तारा कारपेंटर की बहन के साथ खेलते खेलते घर से बाहर चली जाती है, वो कारपेंटर की बहन तारा को घर से बहुत दूर लेकर जाती है। अब उसके बाद मैरी तारा को ढूंढने लगती है और कारपेंटर के घर तक जाती है, लेकिन वहां पर जाकर मैरी को बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। कारपेंटर उसे कहता है कि मेरी तो कोई छोटी बहन है ही नहीं। उस दिन मुझे लगा कि आपकी बेटियां मुझसे मजाक मजाक में मेरी छोटी बहन के बारे में बात कर रही थी। यानी कि दोस्तों, अब तक जो लड़की उस घर में घूम रही थी वो एक आत्मा थी। अब उसके बाद हम यहाँ पर अन्नमा को देखते हैं, जो उस रात वहीं से जा रही होती है और तभी उसे रास्ते में तारा दिखाई देती है, जिसे अकेला देखकर वो उसे अपने घर पर लेकर आती है और उसी तरीके से तारा को मैरी के पास भी पहुंचा देती है। यहाँ पर अन्नमा मैरी से कहती है कि तारा का अच्छी तरीके से ख्याल रखो। और उसी वक्त जब अन्नमा उस घर को देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आती है, यानी कि वो घर कुछ अजीब सा था। अब उसी रात को एंथनी की माँ को स्टोर रूम से कई सारी आवाजें आने लगती है। अब एंथनी उस स्टोर रूम में कैंडल लेकर चेक करने के लिए जाता है और अचानक वहाँ पर उसके साथ बहुत सारी डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है। अब एंथनी डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। एंथनी चाहकर भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाता। उसके बाद उसे अपने सामने ही एक आत्मा दिखाई देती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह उस घर में ब्रोकर आता है, जिसे मैरी ने कॉल करके बुलाया था। फिर वो एंथनी को उस कमरे से बाहर निकालता है। यहाँ पर एंथनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो डरते हुए कांप रहा होता है। एंथनी यहाँ पर उस ब्रोकर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने पैसों के चक्कर में ऐसा शापित घर उसे बेच दिया। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे कैसा घर दे दिया जहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हो रही है। वो ब्रोकर कहने लगता है कि देखो, मुझे भी ये चीजें पता नहीं थी कि इस घर में आत्मा रहती है, लेकिन इसे ठीक भी किया जा सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अन्नमा का नंबर देता हूँ, वो आपकी जरूर मदद करेगी। अब उसके बाद एंथनी अपने काम के समय पर अन्नमा को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त सामने से कोई भी कॉल पिकअप नहीं करता। उसके बाद यहाँ पर रात में अचानक से मैरी के पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से एंथनी उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ घर पर एंथनी की माँ सोफी और तारा ये सभी अकेले होते हैं
उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एंथनी को अनम्मा का कॉल आता है। वो एंथनी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस तकलीफ में हो, मेरी बात मानो, तुम उस घर से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो वो आत्माएं तुम लोगों पर जानलेवा हमला करेगी। इतना कहकर अनम्मा कॉल कट कर देती है। लेकिन उसके कुछ देर बाद एंथनी को कॉल आता है और उस कॉल की खबर सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। एंथनी को सोफी कॉल करके बताती है कि पापा दादी मर गई, और उसके बाद हम देखते हैं कि एंथनी की माँ की लाश घर के बीचों बीच पड़ी है और वहाँ पर चारों तरफ खून बह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं एंथनी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है, जिस दौरान अनम्मा भी उनके घर पर आ जाती है। अब वो वहाँ पर आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसी वक्त अनम्मा को एंथनी की माँ की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन फिर वो अनम्मा से बिना बात किए गुस्से से चली जाती है। उसके बाद अनम्मा को वहाँ पर एक और औरत की आत्मा दिखाई देती है। उस आत्मा की शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यही मेन चुड़ैल हो। उसके बाद अनम्मा एंथनी के पिता की तस्वीर एंथनी की माँ की कफन के साथ दफना देती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो तस्वीर वापस से घर पर आ जाती है, जिस पर अनम्मा कहती है कि तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अनम्मा के पास अभी भी वो तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर वो इसका कारण नहीं बताती। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में आती है, जहाँ अनम्मा को उस घर से भगवान वाली दीवार पर कोने में किसी औरत की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके बारे में वो मैरी से पूछती है कि ये किसकी तस्वीर है, लेकिन मैरी उसे कहती है कि पता नहीं, शायद यहाँ पर हमसे पहले जो परिवार रहता था उनकी हो सकती है। अब उसके बाद आगे अनम्मा पूरे परिवार को साथ में बिठाकर उन्हें कुछ बातें बताती है, जैसे कि उनके घर में कई सारी आत्माएं हैं और ये आत्माएं भटक रही है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही सावधानी से रहना होगा और सबसे ज्यादा ख्याल तो तारा का रखना होगा, क्योंकि वो इन आत्माओं के लिए सबसे ज्यादा इजी टारगेट है। अब अनम्मा जब वहाँ से जाने लगती है तो उस घर के बाजू वाले बरगद के पेड़ पर जब वो गौर से देखती है और फिर उसके पास चली जाती है, उसे वहाँ पर उस घर से जुड़ी हुई पुरानी बातें पता चलती है, जैसे कि इस घर में आज से 60 साल पहले एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, जिसके साथ कुछ गलत हुआ, जिस वजह से उन सब की बुरी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद अनम्मा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते हुए वो एंथनी से कहती है कि मैं 2 दिन में वापस आऊंगी और फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद हम अनम्मा को इस केस रिलेटेड चीजों को पता करते हुए देखते हैं। अनम्मा अब एक्सोर्सिज्म की तैयारी भी करने लगती है और इसी दौरान अनम्मा को ये भी पता चलता है कि एंथनी की माँ की मौत कैसे हुई थी। तो दोस्तों उस रात हुआ ये था कि अचानक से उनकी आंख खुल गई और वो मेन हॉल में आ गई, जिसके बाद अचानक से उनके ऊपर एक भयानक आत्मा ने हमला कर दिया और उन्हें जान से मार दिया। उस वक्त तक तारा के बिहेवियर में भी बदलाव आ चुका था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई तारा नहीं है। खैर अब 2 दिन के बाद अनम्मा वापस से उस घर पर आ जाती है और वो अपने साथ अपने 3 स्टूडेंट को भी लेकर आती है। पहले स्टूडेंट का नाम है आर्या, जो कि बहुत ही ज्यादा यंग है और टैलेंटेड भी। दूसरे का नाम है सोहेल, जिसे किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगता, और तीसरे का नाम है जीके, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे 16 भाषा भी आती है। अब इन सबको एक साथ मिलकर तारा के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना था और ये एक्सोर्सिज्म रात को ही हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ शाम में तारा बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमने लगती है और यहाँ पर अनम्मा एंथनी को उसे ना रोकने की सलाह देती है। अब उसके कुछ देर बाद जब उस पेड़ में देखा जाता है तो वहाँ से उन्हें कंकाल मिलता है और ये कंकाल उसी बच्चे का है जिसका परिवार एक समय पर यहाँ पर रहा करता था। खैर अब यहाँ पर रात हो जाती है और एक्सोर्सिज्म भी शुरू हो जाता है। अनम्मा सबको रूल्स बता देती है जिसे उन्हें एक्सोर्सिज्म में फॉलो करना था। पहला रूल, तारा से कोई भी बात नहीं करेगा और उसकी आंखों में तो कोई भी नहीं देखेगा। कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा और अनजान आवाजों की तरफ कोई भी नहीं देखेगा। इसी के साथ एक्सोर्सिज्म हो जाता है। शुरुआत में तारा के ऊपर वो आत्मा हावी होने लगती है। वो उस बच्ची तारा को हवा में उछाल देती है, जहाँ तारा खुद से ही बोलने लगती है और कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। और इतना कहते ही तारा को स्टोर रूम में कोई खींच लेता है। उसके बाद वहाँ अंदर अनम्मा और आर्या जाता है और वहाँ पर उन्हें 3 लड़कियों के कंकाल दिखाई देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अनम्मा को एक विजन आता है और उस विजन में वो देखती है कि वो परिवार यहाँ पर रहता था, उसमें पति और सास को लड़का चाहिए था और उनके घर में पहले से ही 4 लड़कियां थी। इस बार जब उनकी बहू प्रेग्नेंट थी तब उसके पति को पता चला कि उसकी बेबी को वापस से लड़की ही होने वाली है, तो उसके पति ने अपने ही वाइफ को चाकू से मार डाला
और एक एक करके बाकी सभी लड़कियों को भी मार डाला। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस आत्मा ने अब तक मैरी पर हमला क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर आत्मा को पता है कि उसको लड़का होने वाला है, इसलिए जब उसके बच्चे का जन्म होगा तो वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। अब आगे अनम्मा उस परिवार का सभी पुराना सामान घर से बाहर निकालकर सोहेल को जलाने के लिए कहती है, लेकिन उसी दौरान उस आदमी की आत्मा जिसने सभी लोगों को मारा था वो सोहेल को बार बार आवाज देने लगती है, लेकिन यहाँ पर सोहेल उसकी तरफ नहीं देखता, इसलिए वो आत्मा उसे उकसाने की कोशिश करती है और वो आत्मा सोहेल से कहती है कि तुम डरपोक हो, तुम मेरी आंखों में नहीं देख सकते। अब यहाँ पर गुस्से में आकर सोहेल उसकी तरफ देख लेता है। बस फिर क्या था, उस वजह से वो आत्मा सोहेल के अंदर आ जाती है, जिसके कारण सोहेल उस एग्जॉर्सिज्म को बीच में ही रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अनम्मा किसी तरह से उसे रोक लेती है और अपने गले से भगवान का लॉकेट उसके गले में डाल देती है, जिससे कि सोहेल के अंदर की वो आत्मा बाहर आ जाती है और यहाँ पर अब तक एग्जॉर्सिज्म का भी प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिस वजह से अब वहाँ से सभी आत्माएं चली जाती है और वो परिवार हमेशा के लिए खुश रहने लगता है। अब यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर अनम्मा लोकनाथ को ये कहानी बता रही थी। अब ये इंसिडेंट तो यहाँ पर खत्म हो जाता है और तभी अनम्मा के पास एक दूसरे परिवार का कॉल आता है जो कि सेम आत्माओं और भूत प्रेतों की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। अब अनम्मा अपने घर से वहां पर जाने के लिए निकल पड़ती है और लोकनाथ भी उसके साथ साथ जाता है। वहां पहुंचकर अनम्मा देखती है कि उस जगह पर उसी कुत्ते की लाश पड़ी हुई है जिसे कुछ दिन पहले अनम्मा ने मरते हुए देखा था। अब अनम्मा और लोकनाथ उस घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ अंदर जाकर पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं है और उसके अगले ही पल में लोकनाथ उस आदमी की आत्मा में बदल जाता है जिसे 1990 में अनम्मा ने उस घर से भगाया था, जिसकी कहानी हमने अब तक सुनी थी। वो असल में लोकनाथ ही था जिसकी आत्मा अनम्मा को अब तक फंसा रही थी और यहाँ पर अनम्मा लगभग फंसी जाती है क्योंकि अनम्मा की सभी तंत्र वाली चीजें उस कार में ही रह गई थी और अब वो उस घर से बाहर अकेले जा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उस घर में आत्माओं के साथ थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनम्मा बच गई होगी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।